Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSIR NET Life Science 2019 paper June, and we are on part C, 84th question. And the question says, in a strain of E. coli, a fusion between the lac and tryptophan took place. The new local structure is given below. The strain lacks the wild type tryptophan. तो इसमें लैक आई लैक ओ ऑपरेटर जीन दे रखी है एंड ट्रिप्स का पूरा बायोसिंथेसिस पाथवे दे रखा है. ठीक है. गिवन बिलो आर दी सम ऑफ द पोटेंशियल सिनेरियोज. फॉर एग्जाम्पल हमें बेसिकली पता करना है कि करेक्ट बिहेवियर क्या है फ्यूजन का. ट्रिप्टोफन विल बी सिंथेसाइज इन द मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफन. हाँ ठीक है, इट्स ट्रू. ट्रिप्टोफन विल बी सिंथेसाइज बिकॉज क्या है, लैक्टोज है हमारे पाथवे में, लैक्टोज होगा तो एलोलैक्टोज भी होगा. एलोलैक्टोज होगा तो वो हमारे रिप्रेसर मॉलिक्यूल को काम नहीं करने देगा एंड देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ दी, ये रिप्रेसर एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं करने देगा एंड देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ दी ट्रिप्टोफन कंटेनिंग लैक्टोज एंड दी ट्रिप्टोफन. इट विल बी सिंथेसाइज. So second option says tryptophan synthesis will be repressed in a medium containing glucose. हाँ, जैसा कि हम जानते हैं लैकोप्रोन का क्या होता है कि अगर ग्लूकोज है मीडियम में, ग्लूकोज मीडियम में है तो इसका मतलब लैक्टोज नहीं है. लैक्टोज नहीं है तो एलोलैक्टोज भी नहीं होगा. एलोलैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेटेड होगा. वो एक्टिवेटेड होगा तो हमारा ट्रिप्टोफन बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ट्रिप्टोफन का बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. दिस ए इज करेक्ट एंड देन बी इज करेक्ट, राइट. ऑप्शन सी सेज ट्रिप्टोफन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफन इन द मीडियम. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग क्योंकि बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन दिस एब्सेंस, क्योंकि ट्रिप्टोफन के प्रेजेंस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वो लैक ऑपरेटर है, उसके लिए लैक्टोज का होना या फिर ना होना ही वो मैटर करता है, ट्रिप्टोफन का नहीं मैटर करता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए एंड बी. Next question is 84th. Following statements have been made about removal of supercoiling produced by DNA unwinding at the replication fork. तो हमें इसमें पता करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है. First statement says accumulation of supercoils is a result of the DNA helicase activity during unwinding of DNA. तो हमें पता है कि जैसे DNA helicase जो होता है वो unwinding करता है एंड जो replication fork होता है उसके अहेड जो डीएनए होता है, राइट, उसका वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कर देता है, पॉजिटिवली चार्ज सुपर कॉइल्स बना देता है एंड उसको अनबाइंड करता रहता है. तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा ठीक है, डीएनए हेलिकेसेस कॉजेज द अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए. बी स्टेट्स दैट प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉट फॉर द लीनियर क्रोमोसोम. इट्स रॉन्ग क्योंकि रेप्लिकेशन फोक जो होता है ना वो दोनों साइड से बनता है. इस साइड से भी हो रहा होता है रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन फोक इस साइड से भी हो रहा होता है एंड बीच में होता है हमारा सुपर कॉइल्ड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज. जो रेप्लिकेशन फोक के अहेड जो डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सुपर कॉइल्ड होते हैं एंड प्रॉब्लम दोनों में ही होती है, सर्कुलर में भी एंड लीनियर में भी. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है. तो अगर हमारा बी रॉन्ग है तो हमारा रूल आउट स्ट्रैटेजी से एक ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा बचा ए सी डी. बट हम देखते हैं ए सी डी क्या होता है. C statement says that the supercoiling of the DNA is removed by topoisomerase by breaking either one or both strand of the DNA on the replicated DNA in front of the replication fork. हाँ वो बिल्कुल ठीक है. तो topoisomerase जो होता है वो supercoiling को हटाता है. replication fork के जो ahead होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हमारा supercoils होते हैं, उसको topoisomerase 1 and 2 हटाते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है. एंड डी सेज बोथ टोपोआइसोमेरेज 1 एंड टोपोआइसोमेरेज 2 कैन रिमूव द पॉजिटिवली सुपरकॉइलिंग ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन. जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि हमारे दोनों टोपोआइसोमेरेज जो होते हैं वो पॉजिटिवली सुपरकॉइल जो होते हैं अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोक वो दोनों ही रिमूव करने में हेल्प करते हैं. तो डी स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है. तो इसमें हमारा बेसिकली रूल आउट स्ट्रैटेजी भी काम आई है, तो हम इसको भी देख सकते हैं एंड आंसर इज सी. Moving on to question number 86. E. coli mutants isolated from a genetic screen showed following classes of mutation.
सो पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपरॉन जो है वो कौन से ऑप्शन से हो सकता है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन से म्यूटेशंस कर सकते हैं जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपरॉन होता रहे। सो फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन इन लैक एल जीन। तो लैक एल जीन क्या होती है, एनकोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। अगर हमारा पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन हमारा जीन से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सप्रेशन होता रहेगा। तो ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। B states that deletion of immediately downstream of the transcription start site of LAC-ZYA mRNA। तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या है कि यहाँ पे प्रमोटर साइट है, यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड करता है, यहाँ पे पूरा डाउनस्ट्रीम ZY जीन्स है। अगर हमारा प्रमोटर साइट के डाउनस्ट्रीम हमारा पूरा डिलीशन हो जाए तो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं कर पाएगा एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डुप्लीकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ होल लेग वाइज जीन, इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं होता है। लेग ए जीन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं होता है। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। Moving on to question number 87. For E. coli chromosomal DNA replication, which one of the following statements is true? सो हमें इसमें बताना है कि नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज DNA polymerase 1 इज द मेन पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर द DNA रेप्लिकेशन। तो DNA रेप्लिकेशन E. coli में जो होता है उसके लिए DNA polymerase 1 रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, DNA polymerase 3 रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। Second statement says DNA polymerase 1 through identified originally by the Kornberg as the one responsible for the replication and is not important for the DNA replication process। ये एक्चुअली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज हमारा जो DNA polymerase 1 है वो रेप्लिकेशन के साथ साथ गैप फिलिंग प्लस प्राइमर को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, तो वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। Third statement says requirement of the DNA polymerase 1 is in the context of the removal of the RNA primer, yes, needed for the DNA synthesis and then fill in the same with the DNA equivalent, that is gap filling। ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है, बिकॉज DNA हमें पता है कि DNA polymerase 1 जो होता है उसमें दो टाइप की एक्टिविटी होती हैं। एक तो होता है 5' to 3' हमारी एक्सो न्यूक्लियस होता है जिसकी वजह से हमारा रिमूवल ऑफ द प्राइमर होता है, एंड सेकेंड होता है 5' to 3' होता है पॉलीमरेज एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारी गैप फिलिंग एक्टिविटी होती है। तो हमारा DNA पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन के संग RNA प्राइमर को रिमूव करता है प्लस हमारा गैप फिलिंग करता है। फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट DNA polymerase 1 is primary enzyme for एरर प्रोन DNA सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू SOS। हमारा DNA polymerase 1 जो है वो नहीं है बल्कि 4th and 5th रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा फॉर द एरर प्रोन DNA सिंथेसिस इन द केस ऑफ द SOS। सो इस केस में हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया है एंड आंसर इज थर्ड।